हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विकास के कुछ नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट या विकास के नियम या विकास के सिद्धांत या विकास के प्रकार, ये तीनों बातें अलग अलग हैं। काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि प्रिंसिपल को ही वो सिद्धांत मान लेते हैं, जबकि सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी, यानी कि थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट या टाइप ऑफ डेवलपमेंट, तीनों ही अलग अलग टॉपिक हैं। और आपके सिलेबस में जितने टॉपिक दे रखे हैं उनमें से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है और इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। एक होता है टाइप ऑफ डेवलपमेंट, इंग्लिश में लिखा होता है डेवलपमेंट। दूसरा होता है ये वाला प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और थर्ड होता है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि तीनों टॉपिक अलग अलग हैं। टाइप ऑफ डेवलपमेंट में तो हमने जो हरलॉक वाले परिवर्तन पढ़े थे लास्ट टॉपिक में, हरलॉक वाले जो परिवर्तन पढ़े थे वो आते हैं टाइप ऑफ डेवलपमेंट में, जिसमें उसका आकार चेंज हो जाता है, अनुपात चेंज हो जाता है या कुछ आकृतियां नई आ जाती हैं, पुराने वाली लोप हो जाती हैं। वो तो किस में आता है? टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ये स्पेसिफिक इसके साथ मनोवैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ है, ये किसके अकॉर्डिंग है? हरलॉक के अकॉर्डिंग। मतलब सब ऐसे नहीं है कि हर किसी ने ये बात बोल दी, ये बात किसने बोली थी? मैडम हरलॉक ने। फिर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? एक सार्वमान्य सत्य है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल, जितने भी सजीव हैं उनके ऊपर लागू होगा। ये मेरी दी हुई थ्योरी या किसी और मनोवैज्ञानिक की थ्योरी ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जितनी भी सजीव चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, प्राणी हो, पक्षी हो, हर चीज, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, हर किसी के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट लागू होगा, यानी कि विकास के नियम लागू होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं विकास के प्रकार, इसको बोलते हैं विकास के नियम और इसको बोलते हैं विकास के सिद्धांत। थ्योरी को हिंदी में क्या बोला जाता है? सिद्धांत। अब ये सिद्धांत होते हैं, ये तो किसी पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक ने दिए हुए होते हैं, जैसे कि एरिक्सन की थ्योरी पढ़ते हैं हम, जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं, कोलबर्ग का सिद्धांत पढ़ते हैं। नैतिकता के बारे में किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था। जीन पियाजे का भी नैतिकता का सिद्धांत था। सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत था। यानी कि ये जो थ्योरीज होती हैं ये पर्टिकुलर किसी मनोवैज्ञानिक की होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जिसको सिद्धांत विकास के सिद्धांत कहते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इन तीनों टॉपिक को आप कंफ्यूज ना हो, ये तीनों अलग अलग हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, या फिर हम कह सकते हैं विकास के नियम। अब ये विकास के नियम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि ये क्या होता है? सर्वमान्य होता है। ये क्या होता है? सर्वमान्य होता है। हर लिविंग थिंग के ऊपर ये लागू होता है। यानी कि पेड़ पौधे होंगे, उनका भी कुछ डेवलपमेंट होता है। अब आदमी है, आदमी का भी डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? गर्भावस्था से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। या कोई भी बिल्ली है, पक्षी है, जानवर है, हर किसी भी लिविंग थिंग का क्या होगा? डेवलपमेंट। यानी कि विकास क्या है? सर्वमान्य सत्य। अब इसके 10-15 जो रूल्स हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सिर्फ वही लिखे हैं और उनको मैं एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। पहला रूल क्या है? पहला नियम क्या है? सार्वभौमिक नियम है, यानी कि यूनिवर्सल प्रोसेस। अब यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब जितनी लिविंग थिंग है। अब लिविंग थिंग में क्या होता है? सजीव प्राणी, पेड़ पौधे, हर किसी के ऊपर लागू होगा। अब गेहूं का बीज, गेहूं को उगाना है तो उसका बीज को आपको मिट्टी में दबाना पड़ेगा, उसको उसकी जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो सब आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे। उसके लिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, जो भी गेहूं को चाहिए, पानी होना चाहिए, एनवायरमेंटल जितनी भी कंडीशंस होंगी वो सब दोगे तो एक पेड़ पौधा होगा। गेहूं का पौधा हो या कोई भी ट्री है वो क्या करेगा? डेवलप करेगा। ऐसे ही सजीव प्राणी है, आदमी है, बच्चा जन्म लेता है, सजीव है, तो उसके अंदर भी क्या होगा? एक डेवलपमेंट होगा और विकास के नियम में वो आता है। यानी कि ये क्या है? एक सार्वभौमिक सत्य है, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्सल प्रोसेस। सेकंड क्या है? समान प्रतिमान का नियम। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पीसीज स्पेसिफिक पैटर्न। यानी कि जो भी विकास होगा वो अपनी ही स्पीसीज में एक जैसा होगा। अब बिल्ली के बच्चे का जो विकास होगा
तो वो बिल्ली के हर एक बच्चे का ही एक जैसा होगा। अब मनुष्य है, उसका छोटा बेबी है, तो एक मनुष्य के बेबी का भी विकास उसी तरीके से चलेगा, दूसरे मनुष्य के बेबी का विकास भी उसी तरीके चलेगा। जैसे कि कोई पक्षी है, उसका मतलब उसका जन्म अंडे से होता है, तो सारे ही ये नहीं कह सकते हम कि सबका मतलब इसके अंदर समान प्रतिमान के नियम में हम ये कहेंगे कि एक जैसी चीजों का, अब उसने चाहे इंडिया में जन्म लिया हो बच्चे ने, चाहे उसने अमेरिका में जन्म लिया हो, अब उसका जो प्रोसेस है वो कब चलना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में बच्चा जो जन्म लेता है वो पैदा होते ही बोलने लग जाए और अमेरिका वाला ना बोले, या अमेरिका वाला बोलने लग जाए और यहाँ वाला ना बोले। यानी कि सेम स्पीसीज स्पेसिफिक पैटर्न का मतलब क्या होता है कि उनका जो विकास होगा वो एक जैसा होगा। आदमी के बच्चे का विकास एक क्रम से होगा, बिल्ली के बच्चे का विकास एक क्रम से होगा, किसी पक्षी का चूजा है उसका विकास एक क्रम से होगा। फिर थर्ड आता है निरंतरता, शांतता, सतत का नियम। आप इसको हिंदी में याद करेंगे, उसके साथ साथ आप इसको इंग्लिश में भी याद करेंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स हिंदी के ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं रहते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में देखकर आंसर को समझ सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। निरंतरता, शांतता, सततता का नियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूटी। यानी कि किसी भी लिविंग थिंग के जो विकास के अंदर जो प्रोसेस होता है वो क्या रहता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहता है। यानी कि हम कहें कि बच्चे ने जन्म लिया, उसका बच्चे का जन्म से पहले ही दिल धड़कने लग जाता है, तो वो जो धड़कन की प्रक्रिया है वो लगातार रहेगी। अब रुक गई, वो जिस दिन रुक गई उसका मतलब तो वो बच्चा फिर खत्म हो चुका है। यानी कि विकास के नियम में कॉन्टिन्यूटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कॉन्टिन्यूटी छूटी तो विकास रुक गया। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि 5 दिन बच्चा बढ़ रहा है फिर बिल्कुल भी ना बढ़े। हो सकता है कि उसका शारीरिक पक्ष ना बढ़े, उसके मानसिक पक्ष बढ़ रहे हो, उसके स्नेहात्मक पक्ष बढ़ रहे हो, वो सामाजिकता सीख रहा हो। यानी कि आगे वाले टॉपिक में थोड़ा और क्लियर करूंगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निरंतरता का नियम। यहाँ से ये जितने नियम्स हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको और डीप में एक्सप्लेन करूंगी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि जो विकास है वो निरंतर होता रहता है। अब जरूरी नहीं है कि वो हमें दिखाई दे। कई बार ऐसे विकास होते हैं, संवेगात्मक विकास है, वो हमें क्या दिखाई देते हैं? किसी बच्चे का मानसिक विकास है वो हमें नहीं दिखाई देता है। अब फिजिकल डेवलपमेंट में तो हम देख लेते हैं कि बच्चे का 4 दिन पहले वजन इतना था, उसकी हाइट इतनी थी और हमने मेजर किया और देख लिया। लेकिन विकास के अंदर तो हम सारे पक्ष पढ़ते हैं, शारीरिक पक्ष भी पढ़ते हैं, मानसिक भी पढ़ते हैं, सामाजिकता भी पढ़ते हैं, संवेगात्मक भी पक्ष पढ़ते हैं। यानी कि मेनली हम 4 पक्ष पढ़ते हैं किसी भी विकास के अंदर, और उनमें से किसी ना किसी के अंदर तो कॉन्टिन्यूटी चलती ही रहती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्रमबद्धता का नियम। यानी कि जो विकास होता है वो किससे होगा? एक क्रम से होगा। क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है? एक डेफिनेट पैटर्न होगा, एक डेफिनेट पैटर्न होगा, डेफिनेट पैटर्न। अब डेफिनेट पैटर्न का मतलब क्या है कि बच्चे ने जब जन्म लिया, जब बच्चे ने जन्म लिया तो जन्म के बाद वो पहले तो ऐसे लेटा रहता है, फिर कुछ टाइम के बाद 5-6 महीने के बाद वो बैठना सीख जाता है। फिर कोई थोड़ा सा मतलब प्रतिभाशाली बच्चा है, हम ये कहेंगे कि उसका आईक्यू लेवल अच्छा है या वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, तो हो सकता है कि वो 9-10 महीने में चल जाए। कुछ बच्चे 12-13 महीने में चलने लग जाते हैं, खड़ा होने लग जाएगा। वो पहले वो लेटा रहता है, फिर वो अपने आप से बैठने मतलब किसी के सहारे से बैठना स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे वो अपने आप से बैठने लग जाएगा, फिर वो कुल्हाड़ियाँ चलने स्टार्ट कर देगा। थोड़े टाइम के बाद वो किसी सहारे के किसी को पकड़कर खड़ा होना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो अपने स्टेप्स उठाने स्टार्ट कर देगा। यानी कि उसमें क्या होता है? क्रमबद्धता होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन तो खड़ा होना सीख जाता है फिर उसके बाद वो बैठना स्टार्ट करता है। वो चाहे बच्चा कहीं का भी हो, इंडिया का हो, बाहर का हो, कोई भी बच्चा है। अब इवन कुत्ते का बच्चा ले लो या आदमी का बच्चा ले लो, है तो वो प्राणी ना। हम वैसे तो बाल विकास में किसका अध्ययन करते हैं? मनुष्य का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम बच्चे की बात करेंगे तो किसी भी छोटे बच्चे की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या रहती है? क्रमबद्धता होती है। ऐसा नहीं है कि वो पहले तो बोलने लग जाए और फिर वो शवर बोलना स्टार्ट करे। यानी कि जब भाषाई विकास की बात करें, एग्जाम्पल देती हूँ कि भाषाई विकास की जब बात करेंगे तो वो पहले क्या करता है? बुलबुलाने स्टार्ट करता है, बुलबुलाने स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद क्या करता है? वो कुछ सवर बोलने लगता है, कुछ सवर बोलने लगता है। फिर उसके बाद
कुछ व्यंजन बोलने लग जाता है स्वर में, जैसे ए आ ऐसे कुछ भी बोलता है वो। फिर उसके बाद कुछ व्यंजन बोलने लग जाता है, मम, अब हर चीज को वो मम बोलता है, व्यंजन बोलने लगता है। फिर उसके बाद क्या करता है वो शब्द बोलने लग जाता है। फिर उसके बाद वो वाक्य बोलने लग जाता है। ऐसा नहीं है ना कि बच्चे ने जन्म लिया और डायरेक्ट उसने कोई एक सेंटेंस बोल दिया। सेंटेंस बोलने से पहले ये सारे प्रोसेस करता है, बलबलाने लगता है। पहले सबसे पहले तो वो क्या करता है, क्राइंग करता है, रोता है हर चीज के लिए। फिर वो थोड़ा बलबलाने लग जाता है, अपने आप से खेलने लग जाता है। फिर धीरे धीरे वो स्वर बोलने लग जाता है। यानी कि डेवलपमेंट भाषा का ले ले, या फिर मैंने वो दूसरा एग्जाम्पल दिया कि बच्चे ने पहले अपने आप से किसी सहारे के सहारे बैठना स्टार्ट किया, फिर किसी खुद से बैठना स्टार्ट किया, फिर थोड़े टाइम के बाद वो ऐसे रेंग कर चलना स्टार्ट कर देता है, फिर किसी सहारे के साथ खड़ा होना स्टार्ट कर देता है, फिर खुद खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे स्टेप्स लेना स्टार्ट करता है। यानी कि उसमें क्या रहती है कि क्रमबद्धता रहती है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन खड़ा हो गया और फिर उसके बाद वो बैठना सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। अब इसके ऊपर लगा लो आप वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी ये पेपर में आता है वो कंफ्यूज करने के लिए 4-5 नियम डालता है और इसको वो लिख देता है विशिष्ट से सामान्य की तरफ। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखेंगे तो क्या बोलेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है, सामान्य से विशिष्ट। अब कंफ्यूज मत होना, सामान्य का मतलब क्या है और विशिष्ट का मतलब क्या है। इसके साथ इसको इंग्लिश में भी देख लेना, जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है और उसके बाद वो धीरे धीरे उसके मान लो उसके सामने टॉयज रखती है, बहुत छोटा बच्चा है मतलब 5-6 महीने का बच्चा है, अब उसके सामने बहुत सारे टॉयज रख दिए। ठीक है, तो वो उठाने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, उन सब को ऐसे उठाता है। ठीक है, फिर थोड़े टाइम के बाद थोड़ा सा बढ़ गया तो वो दोनों हाथ यूज करता है। ठीक है, दोनों हाथ यूज करेगा। फिर उसके थोड़े टाइम के बाद, अब छोटा टॉय है तो वो एक हाथ से उठाना स्टार्ट कर देता है, और फिर उसके बाद क्या करता है वो 2 फिंगर से भी उठाना स्टार्ट कर देता है। यानी कि पहले क्या करता है वो पूरी बॉडी का जनरल पार्ट यूज करता है, उसके बाद वो स्पेसिफिक पार्ट यूज करता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल दूं, मान लो बच्चे को जब स्कूल में जाना स्टार्ट करता है तो वो स्कूल में जाने से इवन पहले 1 साल का बच्चा है, वो पेन को ऐसे पकड़ लेता है। ठीक है, फिर वो पेन को थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पकड़ना स्टार्ट करता है, या फिर ऐसे, फिर लास्ट में वो 2 फिंगर से पकड़ना स्टार्ट कर देता है। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। इसका दूसरा नाम कई बार ये भी लिखा जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। ठीक है, या इसको इंग्लिश में याद रखना, जनरल टू स्पेसिफिक। और इस रूल के अंदर हमेशा ही ये लिखा आता है, जब गलत करवाएगा वो 3 ऑप्शन सही देगा और चौथा ऑप्शन क्या डाल देता है, स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट टू सामान्य। तो इस बात का ध्यान रखना, मैंने काफी सारे एमसीक्यू देखे हैं, उसमें जब इसके अंदर ये गलत वाला ऑप्शन पूछता है तो वो इसको चेंज करके डाल देता है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे इसका एक एग्जाम्पल और देती हूँ। जैसे बच्चा चप्पल पहनना स्टार्ट करता है तो वो उसके पैर के अंदर फिंगर और फर्स्ट फिंगर और थंब के बीच में ग्रिप नहीं बनती। वो क्या करता है, पहले तो उल्टी सीधी चप्पल पहन लेता है, उस पैर की उस पैर में, उस पैर की। उसके बाद बड़ों की चप्पल पहनता है तो भी ग्रिप नहीं बनती। छोटा बच्चा होता है, उसकी खुद की चप्पल में भी ग्रिप नहीं बनती। धीरे धीरे क्या होता है, उसकी ग्रिप बनना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि पहले क्या करता है, वो पूरे पंजे का यूज करता है, फिर लास्ट में जाकर थंब का, पैर के थंब और फिंगर के बीच में जो नॉब खड़ी होती है उसको वो कैच करके अपने पैर को टाइटली बांध लेता है उसके साथ। तो यानी कि ये क्या करता है, सामान्य टू विशिष्ट की तरफ चलता है, या जनरल टू स्पेसिफिक, या इसी को बोल देते हैं स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, विकास पूर्व कथनीय होता है। पूर्व कथनीय का मतलब क्या होता है, यानी कि हम उससे पहले से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है, इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इसको प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है कि पहले से आप आइडिया लगा लेते हैं। एक छोटे बच्चे से 5 मिनट बात करके 2 साल के बच्चे से आप बात करते हो और फिर उसका आइडिया लगा लेते हो कि बड़ा होकर, बोल देते हैं बड़ा होकर टीचर बनेगा या राजनेता बनेगा, पॉलिटिक्स में जाएगा। उसकी आप भाषाई से, उसकी सामाजिकता देखकर, उसका नैतिकता देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि आगे जाकर क्या करेगा। यानी कि कई बार क्या होता है, नॉर्मली 1 साल का बच्चा कुछ शब्द बोलने लग जाता है, या थोड़ा सा अगर कोई बच्चा लेट भी बोल रहे तो 15 महीने 18 महीने का बच्चा कुछ शब्द बोलने लग जाता है।
ठीक है, तो हम आइडिया उसके कितने शब्द बोल पा रहे हैं उससे हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि उसका मानसिक लेवल किस तरीके का चल रहा है। अब नॉर्मली हम ये देखते हैं कि शैशवावस्था में 0 से 2 साल की होती है। 0 से 2 साल में बच्चा ये मतलब थोड़ा आइडिया देने लग जाता है कि उसको टॉयलेट जाना है, चलो ठीक है, नहीं बता पाता वो उस टाइम पर। बाल्यावस्था में जाकर 6, 7, 8 साल का बच्चा होता है, नॉर्मली उस टाइम पर अगर वो बिस्तर के अंदर टॉयलेट करता है फिर भी हम ये सोच लेते हैं कि शायद मतलब नहीं बता पा रहा होगा या उसका मानसिक लेवल अभी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर 10-12 साल का बच्चा और बिस्तर को गिल्ला कर देता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके मानसिक विकास में कमी है, उसको पता ही नहीं लग रहा है। यानी कि ये विकास है, ये पूर्व कथनीय है। बच्चे की एक्टिविटी देखकर, उससे बातें कर कर, उसके सामाजिकता, उसकी नैतिकता, व्यवहार को देखकर हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि बच्चा बड़ा होकर कैसा बनेगा। अब बच्चे को बोला 2 साल के बच्चे को कि घर में गेस्ट आए हुए हैं, आप नमस्ते करो। बच्चा मूडी होता है, करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। कुछ बच्चों को एक बार बता दिया कि बेटा घर में ये आएंगे, गेस्ट आएंगे, रात को उनको नमस्ते करना, वो अंकल लगते हैं, दादा लगते हैं, नाना नानी जो भी लगते हैं, उनको बताया तो वो आते ही तुरंत नमस्ते करता है। उसको बता दिया कि हाथ जोड़कर नमस्ते करना है तो वो जोड़कर नमस्ते करता है या पैर छूता है। यानी कि वहां से हमें क्या पता लगती है कि इसके अंदर नैतिकता अच्छी है। अब कई ऐसे जिद्दी बच्चे होते हैं, नहीं करते हैं, कहने के बाद भी नहीं करते हैं, उनके सामने कहने के बाद भी नहीं करते होते, ढीठ बच्चे होते हैं। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि विकास क्या होता है, पूर्व कथनीय होता है। हम पहले से एक्सपेक्ट कर लेते हैं या प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस बच्चे का आगे जाकर मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, स्वेगात्मक विकास कैसा होगा। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट नियम क्या है हमारा, नेक्स्ट नियम है विकास की गति परिवर्तित होती रहती है। अब विकास की गति परिवर्तित होती रहती है, इसका मतलब क्या है कि विकास एक जैसा नहीं चलता। विकास कभी तेज चलता है, यानी डेवलपमेंट कभी फास्ट होती है, फिर थोड़ी रुक जाती है, फिर फास्ट हो जाती है, फिर रुक जाती है। अब बात करूं सबसे ज्यादा फास्ट, जैसे कंपैरिजन करके पूछ लेते हैं इसमें। वैसे नॉर्मली तो हम ये देखते हैं कि शैशवावस्था और किशोरावस्था में डेवलपमेंट अच्छी होती है, बाल्यावस्था में थोड़ी स्थूल पड़ जाती है, मतलब थोड़ी धीमी पड़ जाती है, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में और धीमी पड़ जाती है। लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है, यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि शैशवावस्था में क्या होती है, तेज होती है, ठीक है। बाल्यावस्था में धीमी पड़ जाती है, और फिर किशोरावस्था की जब बात करेंगे तो क्या होगा, तेज होगी। अब मैंने 2 जगह तेज लिख दिया और 1 जगह धीमी लिख दिया। अगर बात पेपर में इन दोनों का ही कंपैरिजन आ जाए फिर क्या बताओगे। यहां पर मैंने लिखा कि काफी तेज हो रहा है, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर से तेज हुआ। जब इन दोनों का कंपेयर पूछा जाएगा, इन दोनों के अंदर डिफरेंस पूछा जाएगा कि शैशवावस्था में विकास डेवलपमेंट ज्यादा होती है या किशोरावस्था में डेवलपमेंट ज्यादा होती है, उस टाइम पर तुम्हारा आंसर क्या रहेगा कि विकास सबसे ज्यादा किस में होता है, शैशवावस्था में। लेकिन अगर थोड़ा सा और घुमाकर वो बात करे, वो कहे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में लगाओ और ये चारों ऑप्शन दे दे, इसके साथ में उसने दे दिया मान लो गर्भावस्था भी, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस में होती है, गर्भावस्था में। प्रेगनेंसी टाइम में सबसे ज्यादा क्या होगी, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस में होगी, प्रेगनेंसी टाइम में होगी। यानी कि मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं तो सबसे ज्यादा कहाँ होगी, गर्भावस्था में, फिर उसके बाद कहाँ होगी, शैशवावस्था में, फिर उसके बाद किशोरावस्था में, और बाद में कहाँ होगी, बाल्यावस्था में। क्योंकि बाल्यावस्था में एक बार थोड़े टाइम के लिए बच्चे का शारीरिक विकास तो रुक ही जाता है। ये तो नहीं है कि सारे विकास रुक जाएंगे, मतलब कुछ विकास, जैसे शारीरिक पार्ट उसके अंदर डेवलपमेंट होना रुक जाएगी, बट ऐसे तो नहीं है कि वो उसके शाब्दिक विकास है, मतलब शाब्दिक डेवलपमेंट है, वर्बल डेवलपमेंट है, वो ना बढ़े। क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा बहुत सारे शब्द बोलने लग जाता है एज कंपेयर टू शैशवावस्था, ठीक है। तो विकास के कुछ पार्ट्स धीमे पड़ जाते हैं और कुछ पार्ट तो बढ़ते रहते हैं। ऐसे नहीं है कि एक टाइम में चारों पार्ट, 4 पक्ष होते हैं हमारे, वो चारों पार्ट ही बिल्कुल सुप्त अवस्था में चले जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ पार्ट्स उसके बढ़ते मतलब ग्रो करते रहते हैं, कुछ पार्ट्स उसके रुक जाते हैं, ये पक्ष रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या देखेंगे हम, इंडिविजुअल डिफरेंस
दो टाइप के होते हैं। एक तो बोलते हैं अंतर व्यक्तित्व। क्या बोलते हैं? अंतर व्यक्तित्व। और एक क्या बोलते हैं? अंतरा व्यक्तित्व। अब हिंदी में भी इनको देख लेना और साथ में इंग्लिश में भी देख लेना। इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल और इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। किसी भी बालक का विकास या मनुष्य का विकास के अंदर जब व्यक्तिगत डिफरेंसेस देखे जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप में क्या होता है? एक अंतर व्यक्तित्व और एक अंतरा व्यक्तित्व। अंतर व्यक्तित्व, ये दोनों सेम लिख दिए क्या? अंतरा व्यक्तित्व, इसको बोलते हैं अंतरा, इंट्रापर्सनल, और इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। ठीक है। अब इंट्रा के अंदर क्या होता है? एक आदमी, मतलब मनुष्य क्या है? एक ही है, लेकिन उसके पक्षों में क्या है? डिफरेंसेस है। पक्षों में क्या है? विभिन्नता है। जैसे मैंने कहा कि कोई एक औसत बच्चा है, एवरेज बच्चा है, जिसका आईक्यू लेवल है 90 से लेकर 110 के बीच में। आपको पता है कि नॉर्मल बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होता है? 90 से 110 के बीच में। अब मैंने उसको क्लास में टेस्ट हुए, उसका मैथ का, फिजिक्स का, साइंस का, बायो का अलग अलग टेस्ट हुए। किसी में तो उसके बच्चे के नंबर आ जाते हैं 100 में से 90, दूसरे पेपर में आ गए 100 में से 95, एक में आ गए 100, एक में आ गए 90, 95, 90, या फिर हम ये कह सकते हैं 89 आ गए, और किसी एक सब्जेक्ट में उसके नंबर आ गए 40। तो हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर क्या है? खुद के अंदर ही डिफरेंसेस है। मान लो उसके एसएस के अंदर नंबर आए 40। अब एसएस में मोस्टली हम क्या पढ़ते हैं? सामाजिकता पढ़ते हैं, पर्यावरण पढ़ते हैं, है ना, आसपास का वातावरण के बारे में पढ़ते हैं। अब उसने मैथ, इंग्लिश, जीके, साइंस वो तो अच्छा कर रहा था, लेकिन एसएस वाला पार्ट में वो थोड़ा सा वीक रह गया। इसका मतलब क्या है कि उसके खुद के अंदर भी डिफरेंसेस हैं, विभिन्नताएं हैं। ठीक है, यानी कि इसको क्या कहेंगे? इंट्रापर्सनल। उस एक बच्चे का आईक्यू लेवल औसत था 90 to 110 था, लेकिन जब उसके सब्जेक्ट वाइज देखा गया तो यहाँ पर क्या हुआ? ये सब्जेक्ट तो उसके अच्छे थे और यहाँ पर वो कैच नहीं कर पा रहा था। यानी कि इसके अंदर जब हम टीचिंग मेथड पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि इस बच्चे का इसके अंदर कहाँ कमी है? सिर्फ इस सब्जेक्ट को देखा जाएगा, बाकी में तो वो अच्छा कर ही रहा है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, समस्या समाधान विधि का उपयोग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का इसमें सिर्फ उस बच्चे का एक सब्जेक्ट को चेक करने के लिए। लेकिन जब इसके अंदर आता है तो क्लास में 40 बच्चे हैं, सबका आईक्यू लेवल तो एक जैसा नहीं हो सकता। कोई बच्चा मैथ में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई गीत गाने में अच्छा है, कोई अदर एक्टिविटी में अच्छा है। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे? क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चों का आईक्यू लेवल हर एक फील्ड में, चाहे बात करेंगे कि नाच गाना मतलब वो एक्टिविटीज हैं, या फिर हम सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे, तो सबके आईक्यू लेवल में क्या होगा? डिफरेंस होगा। कोई शारीरिक पक्ष अच्छा होगा, किसी का मानसिकता अच्छी होगी, किसी के अंदर सामाजिकता, भाईचारे की भावना अच्छी होगी। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। यहाँ पर क्या था? एक ही बच्चा अपने अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहा है। हिंदी में और इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना, एक को बोलते हैं अंतरा व्यक्तित्व, एक को बोलते हैं अंतर व्यक्तित्व। बार बार बोल रही हूँ, इंग्लिश में साथ में देख लेना, क्योंकि पेपर में जब सामने आता है ना तो हम डिफरेंस ही नहीं कर पाते हैं कि कहाँ अंतरा लिखा है और कहाँ अंतर लिखा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर क्या करते हैं? टीचिंग मेथड में सारी क्लास को ध्यान में रखकर हम कोई ऐसा मेथड अपनाते हैं जो सब बच्चों को समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या किया जाता है? उस बच्चे का पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को देखा जाता है कि इसको कहाँ कमी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। उसका मान लो एसएस का है, उसको इंडिया का मैप ही ना पता हो, उसको इंडिया के स्टेट्स ही ना पता हो, और हम उसको इंडिया किस किस के साथ लिंक करती है, कौन सी साइड पानी लगता है, कौन सी साइड उसके हिमालय लगता है, वो पढ़ाना स्टार्ट कर दें बिना मैप बताए।
ठीक है, तो पहले उसकी समस्या जानेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। पहले उसको बताएंगे कि ये इंडिया का मैप है, इसमें 28 स्टेट है, 8 यूटी है, ऊपर हिमालय लगता है, एक साइड बे ऑफ बंगाल लगता है, ये सब चीजें हमें उसको बतानी पड़ेगी। इस तरीके से उसका सॉल्यूशन करेंगे। फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट में, परस्पर संबंध का नियम, यानी कि आपस में क्या रहता है, इंटर रिलेशन होता है। अब इंटर रिलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बच्चे के अंदर जितने पक्ष होते हैं उन सब का आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरकनेक्टेड, कनेक्टेड, या बोलेंगे इंटर रिलेशन। जैसे कि मैं बात करती हूँ, ये गाल्टन ने दी थी ये वाली थ्योरी। वैसे तो हम सिद्धांत के अंदर जो सिद्धांत पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, वहां पर हम स्पेसिफिक मनोवैज्ञानिक के हिसाब से किसने क्या कहा वहां पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला जो इंटर रिलेटेड या इंटर कनेक्शन वाला जो रूल था, नियम था, वो किसने दिया था, गाल्टन ने दिया था। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि किसी बच्चे के 4 पक्ष होते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। क्या क्या होते हैं, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और स्वेगात्मक पक्ष। इन सब का आपस में क्या रहता है, इंटर रिलेशन होता है। जैसे कि मैं ये कहूं कि एक पोलियोग्रस्त बच्चा है, ठीक है, शारीरिक रूप से क्या है, वो कमजोर है, चल नहीं सकता। अब उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि उसको, हमारा जो रूल्स हैं स्कूल के अंदर, जो NCF आए हुए हैं, उसके अंदर क्या कहा गया है कि सारे बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाओ। अब शारीरिक रूप से दिक्कत है उस किसी भी बच्चे को, मान लो उसको पोलियो है, वो चल नहीं पाता है अच्छे से। अब चल नहीं पाता है, वो क्लास में जाएगा और बच्चे भी क्लास में होंगे। अब इन बच्चों ने इसको चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया, तो इसको क्या आएगा, सीधी सी बात है, इसको आएगा गुस्सा। जब इसको गुस्सा आएगा तो इसके संवेगात्मक पक्ष वीक हो गया, कमजोर हो गया। यानी कि शारीरिक पक्ष से तो वो दिक्कत में था ही था, उसके संवेग उभर कर निकल कर आए, उसको गुस्सा आने स्टार्ट हो गया। अब जब गुस्सा स्टार्ट हुआ तो वो क्या करने लगा, और बाकी बच्चों से कटने लग गया, मतलब उसकी किसी से दोस्ती नहीं हो पा रही है। अब दोस्ती नहीं हो पा रही है, वो किसी से बात नहीं करता, तो यानी कि उसका सामाजिक पक्ष भी क्या हो गया, कमजोर हो गया। पहले कहाँ दिक्कत थी, शारीरिक पक्ष में दिक्कत थी, फिर कहाँ दिक्कत आई, संवेग, उसके गुस्सा आया तो संवेग उसके हिल गए। उसके बाद उसने बच्चों से कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, बात नहीं करना स्टार्ट कर दिया, अलग से रहना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसकी सामाजिकता में कमी आ गई। अब जब वो किसी से घुले मिले नहीं गा, क्लास में एक प्रोजेक्ट विधि से, प्रोजेक्ट मेथड से कोई टॉपिक समझाया जा रहा है, बच्चों को 5 बच्चों को इकट्ठा करके एक टॉपिक बताया और कहा कि ये करके दिखाओ, अब कोई मॉडल बनाना है। अब यहाँ सामाजिकता नहीं है तो वो कुछ सीखेगा भी नहीं, तो यानी कि उसका मानसिक पक्ष भी क्या हो गया, कमजोर हो गया। यानी कि एक दिक्कत कहाँ थी, सिर्फ यहाँ दिक्कत थी, और यहाँ से दिक्कत होने के बाद सारे पक्ष के अंदर क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई। यहाँ से क्या पता लगता है कि सारे एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड है, सबके सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अब मान लो मैंने कहा कि किसी का मानसिक लेवल अच्छा नहीं है, किसी का मानसिक लेवल अच्छा नहीं है, ठीक है। अब मानसिक लेवल अच्छा नहीं है तो वो मतलब गेम्स के रूल को लर्न नहीं कर पाता। अब उसकी दिक्कत कहाँ थी, एक बच्चा है, उसके मानसिकता में कमी थी। अब मानसिकता में कमी है, ठीक है, तो उसको क्या नहीं आता, उसको क्या नहीं आ रहा, मानसिकता, उसको क्या नहीं आ रहा, रूल्स नहीं आएंगे। अब उसको गेम के रूल नहीं आ रहे। अब गेम के रूल नहीं आ रहे हैं तो यानी कि वो खेल नहीं पा रहा, वो क्या नहीं कर पा रहा, खेल नहीं पा रहा, रूल नहीं आ रहे, उसकी मानसिकता में दिक्कत थी, खेल नहीं पा रहा, इसका मतलब उसका शारीरिक पक्ष स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। अब खेल नहीं पा रहा यानी कि वो ग्रुप में भी नहीं जाएगा, वो बच्चों के साथ ग्रुप वाले गेम भी नहीं खेलेगा, तो उसमें क्या आ जाएगी, उसमें सामाजिकता की भी कमी आ जाएगी। अब सामाजिकता की कमी आ गई, वो बिल्कुल कट ऑफ रहने लग गया, यानी कि वो बिल्कुल चिड़ा सा, दुखी सा, उदास सा रहने लग गया। तो यानी कि उसके इन संवेग के अंदर क्या आता है, गुस्सा आता है, हैप्पीनेस मतलब सुख दुख ये सब दिखते हैं, यानी कि उसको गुस्सा आएगा तो वो खुश भी नहीं रहेगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि विकास के अंदर ये चारों पक्ष का क्या रहता है, इंटर रिलेशन रहता है, ये सब के सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जो डेवलपमेंट है वो लीनियर ना होकर वर्तालाकार होती है, यानी कि इट इज
इट कौन, डेवलपमेंट यानी कि विकास। इट इज नॉट लीनियर बट स्पाइरल। अब स्पाइरल वाली नोटबुक तुमने देखी होगी, स्पाइरल वाली तुमने नोटबुक देखी होगी। अब नोटबुक में क्या होता है कि वो सारे स्पाइरल ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर जाकर वो सारे पेजेस को एक साथ बांधते हैं। यानी कि लीनियर तो कैसा होता है, लीनियर तो ऐसा होता है, और स्पाइरल का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे एक दूसरे के अंदर ऐसे उलझे हुए रहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो सारे पेजेस को, यानी कि किसको बांधते हैं, वो स्पाइरल वाले नोटबुक में पेजेस को बांधते हैं। अब पेजेस की जगह किसको ले लूं, इंसान को। और इंसान के अंदर जो ये ऐसे बना रखी है, ये क्या है, हमारे पक्ष है। यानी कि जो सामाजिक, मानसिक, स्वयंगात्मक, शारीरिक, ये सारे पक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ स्पाइरल होते हैं, ये एक दूसरे के साथ लीनियर नहीं होते। यहाँ पर बार बार वो, अगर ये याद ना रहे तो आप स्पाइरल वाली नोटबुक मार्केट में से सब खरीदते हैं। उसका मतलब क्या होता है, वो पेजेस को बाइंड करता है और पेजेस को बाइंड करता हुआ एक दूसरे के ऊपर से घूमता हुआ आगे की तरफ प्रोसीड करता है। यानी कि डेवलपमेंट में क्या होता है, इंसान हमेशा आगे की तरफ मतलब प्रोग्रेस करता है। और क्या करता है वो, ये सारे पक्ष एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग में एक के साथ रहते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है हमारा, सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। किसी भी बालक के साथ हम क्या रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। यानी कि प्रत्याशाएं को क्या कहते हैं, प्रत्याशाएं को क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन और क्या कहते हैं इनको, आशाएं। यानी कि कोई भी एक बालक है, उससे हम क्या उम्मीद रखते हैं, सबसे पहले हम उससे उम्मीद रखते हैं कि उसके अंदर सामाजिकता हो। जब उसके अंदर सामाजिकता होगी तो वो घुले मिलेगा, वो बाहर वाले बच्चों से कुछ सीखेगा, तो उसका मानसिक लेवल भी अच्छा हो जाएगा। अगर वो खेलने चला गया, कोई फिजिकल एक्टिविटी की, तो उसमें शारीरिक विकास भी अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले किसी भी बच्चे का समाज का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। और समाज के कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, कायदे होते हैं। अगर कोई भी इंसान उन नियम्स को, उन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो वो एक समाज का हिस्सा नहीं रहता है और बाद में उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो यानी कि हम किसी भी डेवलपमेंट के अंदर क्या उम्मीद रखते हैं, सामाजिकता, सामाजिक की प्रत्याशाएं होती हैं। अब इसका मीनिंग ये वाला वर्ड समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश में देख लेना। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किसी भी इंसान के डेवलपमेंट में हम ये उम्मीद रखते हैं कि उसके अंदर क्या हो, सामाजिकता हो। नेक्स्ट, जहां पर इंपॉर्टेंट होता है वहां पर मैं थोड़ा ज्यादा देर तक रुकती हूँ। अब अगला है 12th नंबर का, प्रत्येक अवस्था में अंतर्निहित कठिनाइयां होती हैं। अब प्रत्येक अवस्था कौन सी होती है, हमारी अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था। किसी को पीछे वाला लेक्चर याद ना हो तो मैं रिपीट कर देती हूँ। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। बाल विकास कहाँ तक पढ़ते हैं हम, स्टैनली हॉल के हिसाब से बाल विकास कहाँ पढ़ते हैं हम, कहाँ तक पढ़ते हैं हम, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक हम क्या पढ़ते हैं, बाल विकास पढ़ते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान में तो हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक तो क्या है, सीडीपी, और उसमें हम क्या पढ़ते हैं, बाल विकास। और ये किसके हिसाब से पढ़ते हैं, स्टैनली हॉल ने बताया था कि हमें किसी भी बच्चे के अंदर डेवलपमेंट देखनी है तो बाल विकास के अंदर हम गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक देखते हैं। ठीक है, अब बाल्यावस्था को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अब यहाँ पर टॉपिक क्या था, हमारी प्रत्येक अवस्था में अंतर्निहित कठिनाइयां होती हैं। यानी कि हर अवस्था की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, हर अवस्था में खुद की अपनी प्रॉब्लम होती है। शैशवावस्था में क्या प्रॉब्लम होती है कि मम्मी मुझे गोदी में नहीं ले रही है, या मुझे मम्मी के साथ ही रहना, सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ अटैच रहता है, मम्मी के साथ रहता है, तो उसकी अपनी प्रॉब्लम होती है। बाल्यावस्था में वो क्या करता है, बाल्यावस्था में वो अपनी मर्जी से ही खेल खिलौने खेलता रहता है, उसकी अपनी समस्याएं होती हैं। किशोरावस्था को तो स्टैनली हॉल ने क्या कहा था, तूफान, दबाव, तनाव की अवस्था है, यानी कि इसकी अपनी अवस्था, अपनी समस्याएं हैं। प्रौढ़ावस्था में क्या रहता है कि उसको अपना परिवार कैसे चलाना है, उसको खर्चे कैसे निकालने हैं, यानी कि उसकी खुद की अपनी समस्याएं होती हैं।
बाल्यावस्था में क्या होता है, उसको पैसे का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, तो उसके अंदर हर चीज की, हर टाइप की समस्याएं आने लग जाती हैं। किशोरावस्था में तुम्हें पता ही है कि वो क्या रखता है, वो अपने आप को अलग थलग सा मानता है, पेरेंट्स की बातें भी बुरी लगती हैं, दोस्तों के साथ ज्यादा रहता है, अब हर चीज के ऊपर ये लगता है कि मतलब तूफान, दबाव, संघर्ष वाली अवस्था बोलते हैं इसको। वृद्धावस्था में तो उसको इतनी सारी बीमारियां होती हैं, तो वो उसी मतलब उन बीमारियों से वो ये रहता है, उसको रहता है कि बीमारियों से मैं कैसे ठीक हूँ। यानी कि हर अवस्था की क्या होती है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रारंभिक विकास प्रवर्ती विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जो प्रारंभिक विकास होता है, जो प्रारंभिक या प्राथमिक विकास होता है, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था वाला जो विकास होता है वो प्रवर्ती कौन सा होता है, प्रारंभिक का तो तुम्हें पता है स्टार्टिंग वाला, प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, बाद वाला। यानी कि ये कहा जाता है कि बच्चे की नींव स्ट्रांग होनी चाहिए। हम बार बार पढ़ते हैं कि सुनते हैं कि बच्चे की नींव बन गई, बच्चे का बेस बन गया, तो वो फिर आगे जाकर कुछ अच्छा ही करेगा। यानी कि जो प्राथमिक विकास होता है, जो शैशवावस्था या बाल्यावस्था वाला जो विकास होता है, बाल्यावस्था वाला वो विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था वाला। यानी कि इस प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, बाद वाले विकास से पहले वाला विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, विकास वंशानुक्रम होता है या वातावरण का प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रतिफल का मतलब क्या होता है, गुणनफल। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो डेवलपमेंट है वो किसके साथ मिलकर बनी होती है, हेरिडिटी के साथ और एनवायरमेंट के साथ। यानी कि क्या कह सकते हैं, वंशानुक्रम होगा या वातावरण का होगा। अब इन दोनों के बीच में पूछा जाता है कि इसके बीच में प्लस का साइन आता है, माइनस का साइन आता है, डिवाइड का साइन आता है या फिर मल्टीप्लाई का साइन। तो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, इन दोनों का गुणनफल होता है। गुणनफल बोलेंगे या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट में दोनों चीजों का इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक भी चीज जीरो हो गई तो यानी कि डेवलपमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग कहानियां बना दी इसके पीछे। कुछ तो कहते हैं, इसको लिख लेते हैं यहां पर, कुछ कहते हैं वंशानुक्रम और दूसरा क्या था, वातावरण। अब कुछ तो कहते हैं कि ये ज्यादा होता है, कुछ कहते हैं ये वाला ज्यादा होता है। कुछ ने कहा कि ये 90% होता है, ये 10% होता है। अब रोज के हिसाब से उन्होंने क्या कहा था, रोज के हिसाब से उन्होंने कहा था ये 50% है और ये भी क्या है, 50% है। अब कुछ व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी जिसमें जैसे कि मैं कहूँ कि वाटसन का एग्जांपल ले लेते हैं। वाटसन ने क्या कहा था कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और जैसा मैं चाहूं वैसा मैं उनको बना सकता हूं। अब वाटसन के हिसाब से तो उन्होंने क्या कहा कि वंशानुक्रम का इफेक्ट क्या है, बहुत कम है। मतलब व्यवहारवादियों के हिसाब से कहा कि ये 10% है तो ये 90% है। वाटसन ने तो साफ ही कह दिया कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चा दे दो और जैसा मैं चाहूंगा, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मैं जैसा चाहूंगा वैसा बना सकता हूँ। और मैं जैसा चाहूंगा वैसा बना सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, वो तो क्या किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वातावरण को। यानी कि मैं उनको जैसा सिखाऊंगा, मतलब मैंने बाहर से जो सिखाया उसी का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यानी कि वाटसन के हिसाब से तो उन्होंने कहा कि वातावरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज कहते हैं कि दोनों का 50-50% है और कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये 90% है, ये 10% है। पर इन शॉर्ट निकल कर क्या आती है कि इन दोनों का क्या होता है, गुणनफल है। और ये बात किसने कही थी, ये वाली बात किसने कही थी, वुडवर्थ ने। ये नाम याद कर लेना, ये बार बार पूछ लिया जाता है कि विकास वंशानुक्रम व वातावरण का प्रतिफल है। प्रतिफल को हम मैथ में क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। ये इसमें साइकोलॉजी के अंदर प्रतिफल वर्ड लिखा आता है, मैथ में हम इसको गुणनफल बोलते हैं और प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि दोनों का क्या है, गुणा। यानी कि मैं कहूं अगर इसमें से एक चीज 0 हो गई और एक चीज 90,
तो 0 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 0, यानी कि डेवलपमेंट क्या होगी उस बच्चे की, रुक गई। डेवलपमेंट के लिए वंशानुक्रम भी जरूरी है और वातावरण भी जरूरी है, एनवायरमेंट भी जरूरी है और हेरिडिटरी भी जरूरी है, और दोनों का क्या होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए। और ये बात किसने कही थी, वुडवर्थ ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट देकर कि ये स्टेटमेंट किसकी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट नियम क्या है हमारा 15 नंबर वाला, परिपक्वता व अधिगम का परिणाम स्वरूप, यानी कि जो डेवलपमेंट होती है, क्या कहेंगे, डेवलपमेंट इज रिजल्टेंट ऑफ परिपक्वता को क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी, और अधिगम को क्या बोलते हैं, लर्निंग। यानी कि किसी भी बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो किसका रिजल्टेंट होता है, किसके परिणाम स्वरूप आता है, यानी कि मैच्योरिटी के अंदर, लर्निंग के अंदर। अब एक एग्जांपल देती हूँ, 1 साल का बच्चा है और उसको स्विमिंग पूल में घुसा दिया, या 2 बच्चे, एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक की उम्र है 1 साल और एक की उम्र है 5 साल। 1 साल वाले को भी स्विमिंग पूल में भेज दिया और 5 वाले को भी भेज दिया। अब 1 साल वाला ना तो मानसिक रूप से उतना डेवलप था, ना ही वो शारीरिक रूप से इतना डेवलप था कि वो स्विमिंग पूल में जाकर पहले ही दिन स्विमिंग सीखने लग जाए। हो सकता है कि 5 साल वाला या 10 साल वाला बच्चा पहले ही दिन जाकर स्विमिंग सीखने लग जाएगा, यानी कि उसके अंदर क्या आ चुकी है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है, और मैच्योरिटी के कारण वो सीखने लग गया, यानी कि उसके अंदर क्या आ गई, लर्निंग आ गई। जब मैच्योरिटी और लर्निंग आएगी तो इसका मतलब क्या आ रहा है, उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट क्या है, एक रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, किसका परिणाम है। परिणाम का मतलब हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आया, हमने एग्जाम दिया तो पूछा जाता है ना कि परिणाम क्या रहा, परिणाम मतलब हमारा रिजल्ट क्या रहा, हमने पेपर दिया। अब ये किसके कारण आता है, मैच्योरिटी के कारण आता है और लर्निंग के कारण आता है। अगर मैच्योरिटी नहीं है तो परिणाम भी अच्छा नहीं निकल कर आएगा, क्योंकि वो सीखेगा भी नहीं अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए कि एक उम्र होती है कोई काम को सीखने की, उस उम्र में वो सिखाया जाएगा तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। 1 साल के बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, नहीं सीख पाता है, लेकिन वही बच्चा जब 3 साल का होता है तो उसको थोड़ा सा सहारा दिया जाता है और थोड़े से सहारे के साथ वो अपना सीखना स्टार्ट कर देता है। तो यानी कि विकास के नियम में क्या होता है, विकास यहाँ पर लिख सकते हैं कि विकास परिपक्वता व अधिगम का परिणाम स्वरूप है। और ये किसने बोला था, गैसेल के हिसाब से। ये वाला नहीं पूछते हैं, वो वुडवर्थ वाला पूछ लेते हैं, उसको याद कर लेना। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट नियम क्या है, विकास की दिशा का नियम। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। विकास की दिशा का नियम, अब ये कितने टाइप का नियम, कितने टाइप से विकास होता है, 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। पहले नियम को क्या कहेंगे हम, पहले नियम को कहेंगे सिर से पैर की ओर, पैर की ओर। और दूसरे नियम को क्या कहेंगे हम, केंद्र से सिरों की ओर। अब सिरों का मतलब सिर नहीं है, सिरों का मतलब डायरेक्शन से है। इस सिरों का मतलब, इस सिर, एक आदमी का एक ही सिर होता है, उसको सिरों नहीं लिखते हैं। सिरों का मतलब होता है डायरेक्शन की तरफ, केंद्र से सिरों की ओर। अब इसके कई सारे नाम लिखे होते हैं, आप हिंदी में याद करने के बजाय इसके इन दोनों के नाम इंग्लिश में याद कर लेना। हिंदी में याद करोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि कई सारे नाम लिखे होते हैं। एक नाम होता है इसका, एक नाम इसका होता है मस्तोबोध, एक नाम होता है इसका मस्तोबोध। और क्या नाम हो सकता है इसका, मस्तोबोध के बाद शिरोपुंज। शिरोपुंज का मतलब क्या होता है, सिर से पैर की ओर, शिरोपुंज। और हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको, मस्तकोद, मस्तकोद। ये मुझे भी कंफ्यूजन रहती है हिंदी वाले नेम्स में, मस्तोबोध, शिरोपुंज, मस्तकोद, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, निकट से दूर। अब मैं समझाऊंगी, एक बार लिख लेते हैं, निकट से दूर या केंद्र से, समीप से दूर। केंद्र से सिरों की ओर, निकट से दूर या समीप से दूर, ठीक है। और इंग्लिश में इनके नाम क्या होते हैं, सेफ्लोकोडल
इसको तो बोलते हैं सेफलोकॉडल और इसको बोलते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टल। अब देखो, पहले तो इसको लिख लेना कि विकास की दिशा के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है, सिर से पैर की ओर, और दूसरा नियम क्या है, केंद्र से सिरों की ओर। सिर से पैर की ओर का मतलब क्या होता है, सिर से पैर की ओर, यानी कि हमारे सिर से विकास कहाँ होता है, पैरों की तरफ होता है। और केंद्र से सिरों की ओर का मतलब क्या होता है, केंद्र किसको मानते हैं, जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको केंद्र मानते हैं, यानी कि जो हमारे हार्ट के पास जो हिस्सा होता है वो वाला हिस्सा क्या है, हमारी जो बैकबोन है वो हमारी केंद्र मानेंगे, और उससे विकास कहाँ होगा, ऐसे दूर की तरफ होगा। नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। सिर से पैर की ओर का मतलब क्या होता है, जब बच्चे ने जन्म लिया, अब बच्चे ने जन्म लिया तो उसके 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने तक हम उसको ऐसे गोदी में रखते हैं, ऐसे गोदी में रखते हैं। अब 2-3 महीने के बाद क्या करते हैं, उसको जब ऐसे उठाना स्टार्ट करते हैं, ऐसे वाला, तो वो क्या करता है, अपने सिर को कंट्रोल कर लेता है, बाकी हाथ पैर उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। लेकिन वो सबसे, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसके पैर ऐसे मुड़े होते हैं, वो अपने आप से सीधे नहीं कर पाता है। 2-3 महीने के बाद क्या करता है, सबसे पहले कंट्रोल उसका सिर पर होता है, सिर के बाद धीरे धीरे उसके हाथ और पैरों पर कंट्रोल आना स्टार्ट होता है, देखा होगा तुमने। तो सबसे पहले विकास किसका होता है, सिर का होता है, फिर विकास किसकी तरफ बढ़ता है, पैरों की तरफ। यानी कि पहले उसने अपने सिर को कंट्रोल में करना स्टार्ट किया, फिर उसने अपने शोल्डर्स को कंट्रोल में करना स्टार्ट किया, फिर उसने बॉडी पार्ट को कंट्रोल में स्टार्ट किया, फिर वो बैठने लग गया। बैठने के बाद वो धीरे धीरे किसी सहारे के सहारा लेकर मतलब किसी भी वस्तु का सहारा लेकर वो खड़ा होने लगा, और फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। यानी कि सबसे पहले कंट्रोल किस पर आया, सिर पर आया, फिर कंट्रोल किस पर आया, पैरों पर आया। यानी कि इसका दूसरे नाम क्या है, मस्तोपॉड, सिरोपुंज, सिर से पूंछ की तरफ, पैर की तरफ, या मस्तोपॉड। लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, सेफलो। सेफलो से याद रख लेना, देखो बच्चों ऐसे याद रखा जा सकता है कि सेफलो, सेफलो का मतलब से और से का मतलब सिर, यानी कि सिर से पैर की तरफ, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में ये पूछ लिए जाते हैं। अंतर्व्यक्तित्व, अंतराव्यक्तित्व, सेफलोकॉडल और प्रॉक्सीमोडिस्टल, इसके चारों के सामने 4 बातें लिख देंगे और मिलान वाला क्वेश्चन आ जाता है। प्रॉक्सीमोडिस्टल में क्या होता है कि केंद्र से सिरों की ओर, यानी कि बीच वाली बैकबोन वाली जो बीच वाली हड्डी होती है, इससे हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, ये जो लास्ट हमारी ये है हाथों की तरफ, यानी कि बॉडी के बीच वाले पार्ट से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा ऐसे करके, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देती हूँ। बच्चा जब लेटा रहता है 4 या 5 मंथ का होता है, तो वो क्या करता है, वो ऐसे पलट जाता है। वो पहले ऐसे सीधा लेटा है, फिर वो ऐसे पलटेगा, ऐसे लेटा है, फिर वो ऐसे पलटेगा, फिर वो आगे से सिर उठाता है। यानी कि उसका डेवलपमेंट किस तरफ हो रहा है, थोड़े टाइम के बाद वो पलटना स्टार्ट कर देता है, पलटकर फिर वो ऐसे गर्दन उठाकर देखता है। यानी कि उसका डेवलपमेंट किस तरफ होता है, केंद्र से सिरों की ओर, यानी कि निकट से दूर की तरफ। निकट किसको मानेंगे, जो हार्ट के पास होता है, जो उसको बोलते हैं निकट, और दूर की तरफ या समीप से दूर की तरफ। ये हमारे क्या थे, डेवलपमेंट के नियम थे, प्रिंसिपल थे। एक और मुझे याद आ गया, उसको और लिख देती हूँ, 17 नंबर वाला। नंबर वाला क्या है, मूर्त से अमूर्त। मूर्त से अमूर्त, यानी कि कोई भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, पहले वो किसी चीज को देखकर सोचना स्टार्ट करता है। उसके सामने एक टॉय रखा है, तो टॉय को देखकर वो सोचना स्टार्ट करता है, और फिर थोड़े दिनों के बाद वो बिना सोचे समझे, मतलब बिना उसको देखे हुए भी सोचना स्टार्ट कर देता है। अब मैंने कहा 10-11 साल के बच्चे को, या बाल्यावस्था में ये हो जाता है। बाल्यावस्था में तो हम बोलते हैं कि मूर्त ही होता है, लेकिन अमूर्त ज्ञान कब होता है बच्चे को, किशोरावस्था में आकर। अब मैंने कहा कि एक हवाई जहाज उड़ती है, अब वो फिर सोचना स्टार्ट कर देता है कि हवाई जहाज ऐसे है, उसके अंदर कोई फ्यूल डाला होगा, उसको कोई न्यूटन का 3rd लॉ लगा होगा। इस तरीके से वो बिना देखे हुए चीजों को, बिना, मूर्त का मतलब क्या होता है, हमारे सामने कोई चीज रखी है, और अमूर्त का मतलब क्या है, हमारे सामने नहीं रखी है, हम उसको इमेजिन करते हैं। यानी कि डेवलपमेंट कैसी होती है, मूर्त से अमूर्त। इंपॉर्टेंट थे, मेन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट करवा देती हूँ। एक तो आपको ये याद रखना है
अंतर व्यक्तित्व और अंतरा व्यक्तित्व वाला। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना था, विकास के जो लास्ट टॉपिक था, सिर से पैर की तरफ और समीप से दूर की तरफ वाला, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तालुकार वाला भी इंपॉर्टेंट है, लीनियर नहीं होता। ये क्या होता है, ये क्या होता है, स्पाइरल होता है। ये क्या होता है, स्पाइरल होता है। एक और क्या याद रखना था कि डेवलपमेंट होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का प्रोडक्ट होता है। उसके अंदर साइन पूछ लेते हैं, प्रोडक्ट का साइन आएगा, डिवाइड का आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने, टाइप ऑफ डेवलपमेंट। आज हमने क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। क्लास को यहीं खत्म करें।